हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 17 टीम के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल टीम को आगे आने वाले सालों में अगर अच्छा करना है तो आपकी जो यूथ साइड्स आ रही है अंडर 17 अंडर 20 वो यहाँ पे बेटर प्रिपेयर होकर आनी चाहिए, बेटर एक्सपोजर उनको मिला होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है कि आगे आने वाले जो आपके प्लेयर है वो अभी के प्लेयरों से बेटर होंगे। बट हम सबको पता है कि एट द मोमेंट क्या सिचुएशन है, अंडर 17 का और अंडर 20 का कैंप जरूर लगा है। पर्टिकुलरली अंडर 17 को तो अभी तक एक भी आई थिंक प्रैक्टिस मैच भी नहीं मिला है, तो जो लैक ऑफ मैचेस है जिसका अरेंजमेंट एएफएफ अभी तक नहीं कर पाई, दैट्स द अनफॉर्चुनेट थिंग। एंड उसके चलते काफ़ी सारे फैंस को ये लगता भी है कि इंडिया को भी साफ से बाहर निकल के कोई और यहाँ पे रीजनल फेडरेशन में ज्वाइन करना चाहिए ताकि बेटर कॉम्पिटिटिव मैचेस मिल पाए। लेकिन हम सबको पता है कि रिसेंटली एएफएफ ने एक एमओयू साइन किया था विद काफा, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि भाई काफा के जितने भी यूथ लेवल के टूर्नामेंट होंगे उसमें इंडिया को इन्विटेशन मिलेगा। लेकिन उस एमओयू साइन होने के बाद एक भी उनके काफा के यूथ लेवल टूर्नामेंट में हमें इन्विटेशन नहीं मिला है। एंड रिसेंटली उनका अब अंडर 17 चैंपियनशिप भी होने वाला है 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में, जो कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होता हमारी इंडिया अंडर 17 टीम के लिए बिफोर गोइंग इनटू द साफ अंडर 17 चैंपियनशिप एंड इवन इनटू दी अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर। तो अगर आप काफा खेल के जाते तो आई थिंक वो बेस्ट प्रिपरेशन हो जाती, बट वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हमें इन्विटेशन नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों यहाँ पे काफा हमें इन्विटेशन नहीं भेज रहा है? तो इसमें भाई गलती काफा की नहीं है, गलती एएफएफ की है, क्योंकि जो पता चल रहा है यहाँ पे उसमें ये निकल के आ रहा है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कम्युनिकेशन जिसको पार्टिसिपेट करना है उनकी ओर से होना चाहिए ना। पहले इनिशिएट तो उनको ही करना पड़ेगा कम्युनिकेशन। अगर आपको काफा में पार्टिसिपेट करना है तो एमओयू साइन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे हर वक्त इन्विटेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपके पास वो टीम रेडी है टू पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट। आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो एएफएफ को अगर यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी अंडर 17 टीम है तो यहाँ पे पब्लिक के सामने रखना चाहिए कि आफ्टर साइनिंग दैट एमओयू कितनी बार उन्होंने काफा के साथ कम्युनिकेट किया। आपके पास मेल की डेट होंगी, बता दीजिए फैंस को कि भाई हमने ये जो अंडर 20 चैंपियनशिप उनकी हो रही थी उसके पहले हमने उनको मेल भेजा था कि हमको पार्टिसिपेट करना है, बट उन्होंने मना किया। आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे कि भाई आपने कितनी बार उनके साथ कम्युनिकेट किया? क्योंकि हम सबको पता है कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, कम्युनिकेट किया ही नहीं होगा, एक गारंटीड बात है। उनकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आपका यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स ही है। ये जो चीज़ें करनी है वो आपकी प्रायोरिटी है नहीं। और हमारे प्रेसिडेंट ने भी एक रिसेंटली पॉडकास्ट में बोला था कि हम वेट करेंगे, वो हमें इन्विटेशन भेजेंगे। भाई ज़रूरत आपको है तो आपको हर वक्त यहाँ पे कोई भी अगर उनका इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आपको कम्युनिकेट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएफ इज एएफएफ एंड उसकी जो इनकम्पिटेंसी है वो आपके सामने है। सो दैट इज द रियल रीजन वाई काफा में हमें इन्विटेशन नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे लेजीनेस या फिर जो भी बोले आप एएफएफ की ओर से वो उनकी ओर से दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई काफा मना कर रहा है कि भाई एमओयू तो साइन कर लिया लेकिन हमको यहाँ पे आपको नहीं बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई थिंक फैंस को ये डिमांड एएफएफ के सामने रखनी चाहिए कि भाई दिखाइए आप कितनी बार कम्युनिकेट किया है, क्यों आप काफा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एमओयू साइन करने के बावजूद भी। प्रेसिडेंट से क्लियर कट जब भी उनसे इंटरव्यू हो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्यों आप यहाँ पे अपनी टीम नहीं भेज रहे हो, जो कि बेस्ट प्रिपरेशन हो जाती है आपकी ईरान उज्बेकिस्तान जैसी अंडर 17 टीम के साथ खेल के, बट नहीं हो रहा। सो दैट इज द रियल रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट इनवाइटेड इनटू द काफा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ओनर एंड बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल के बारे में अपने जो ओपिनियन है उसको शेयर किया है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आईएसएल आने के बाद डेफिनेटली फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ी है, बट उन्होंने बोला कि आईएसएल में क्लब रन करना इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हर साल आपको लॉस झेलना पड़ता है। और उन्होंने बोला कि भाई मैं तो एक सिंगल ओनर हूँ, जबकि बाकी जो आईएसएल के क्लब्स है उनका भाई ओनर है वो तो मल्टी बिलियनर कॉर्पोरेट हाउसेस है, तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्टी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला कि मेरा जो मतलब गेम के प्रति लव है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रति लव है उसके चलते मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी मेरी ओर से कंट्रीब्यूट हो पाए वो फुटबॉल के लिए करूं। एंड उन्होंने आसाम एंड मेघालय के सीएम का भी काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद बोला है कि भाई उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को डेवलप होने में। एंड आगे के जो उन्होंने प्लान बताए रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल या फिर इंडियन प्लेयरों को आउटसाइड इंडिया खेलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमें ग्रास रूट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, हमें अपने प्लेयरों को बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड उसके लिए उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में हम यहाँ पे आगे आने वाले सालों में हमारी जो यूथ टीम्स है उनको आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोजर टूर देने वाले हैं।
है पर्टिकुलरली यूरोप में, एंड जो फॉरेन कोचिस है स्पेन जर्मनी, उनको भी हम यहाँ पे हमारी जो यूथ टीम्स है उनके लिए लाने वाले हैं। सो ये सारे प्लान उन्होंने यहाँ पे शेयर किया एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अभी पिछले साल से जब से उन्होंने बैक मैनेजमेंट चेंज किया तब से यहाँ पे आई थिंक राइट डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है एंड आई थिंक उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी सही दिख रही है। इस बार भी उन्होंने आई थिंक अपनी यूथ टीम्स के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रायल्स भी किए थे अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पे, तो आई थिंक आगे आने वाले सालों में डेफिनेटली आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से काफ़ी ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस होता हुआ देखेगा एंड आई थिंक इस तरह के जो क्लब से या फिर ऐसे जो पैशनेट ओनर है आई थिंक उसमें बाकी जो आई थिंक कंपनीज है उनको आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए एंड आई थिंक ही इज पुटिंग अप अ वेरी गुड एफर्ट। तो आई थिंक कमेंडेबल जॉब फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड दी फ्रॉम जॉन एब्राहम साइड, सो उसके लिए भाई उनको यहाँ पे सैल्यूट करना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं नए इंटरनेशनल फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम के लिए एंड वो यहाँ पे बिल्ड होने वाला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि श्री छत्रपति संभाजी नगर में ये स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनको भी बोल दिया गया है, लैंड भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है। वहाँ का जो आम खास मैदान है कि जहाँ पे जनरली पब्लिक गैदरिंग्स और इस तरह की रैलीज और उन सब के लिए यहाँ पे उसको यूज़ किया जाता था, अब इसको इंटरनेशनल फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हुआ है एंड ऑलरेडी जो संभाजी नगर के डीएम है उनको भी प्लान बनाने के लिए बोल दिया गया है। सो आगे आने वाले टाइम में आपको वहाँ पे एक इंटरनेशनल फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम देखने को मिलेगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक इस तरह के जो बाकी सिटीज़ है स्टेट में उसमें भी स्टेडियम होने चाहिए ताकि और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रोत्साहित हो टू प्ले इनटू दी यू कैन से की फुटबॉल। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड लेट्स सी कब तक इसका यहाँ पे प्लान निकल के आता है, कब तक इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अनाउंसमेंट तो हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे देखे रिगार्डिंग फुटबॉल स्टेडियम, बट उसके ऊपर काम होना आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो कल 2 दुरांत कप के एक्साइटिंग मैच हुए। पहले मैच में तो भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने भाई इंडियन एयरफोर्स को भाई कंप्लीटली थ्रैश कर दिया, 6-0 विक्ट्री एंड होसे मोलिना के अंडर ज़बरदस्त उन्होंने शुरुआत की एंड ग्रेग स्टुअर्ट का भी भाई बेहतरीन डेब्यू रहा, गोल मारा एंड ग्रेग स्टुअर्ट की हमने क्वालिटी देखी है भाई मुंबई सिटी एंड जमशेदपुर में एंड सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे रिपीट की। नो डाउट इंडियन एयरफोर्स की ओर से आई थिंक उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं मिला। जैसन किमिस का ब्रेस आया, टॉम एल्ड्रेड ने भी गोल मार दिया, थापा ने भी गोल मारा, लिस्टन कोलासो ने भी गोल मारा। सो ओवरऑल अ वेरी गुड विन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि भाई मोहन बगान ने 6-0 विक्ट्री हासिल की तो उन्होंने भाई जीडी में यहाँ पे ईस्ट बंगाल से बढ़त ले ली है 3 गोल की। सो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट कोलकाता डार्बी डिसाइडिंग होगी कि कौन यहाँ पे अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश करेगा, उसमें अगर वो मैच ड्रॉ रहता है तो मोहन बगान विल फिनिश ऑन टॉप। सो ईस्ट बंगाल के लिए अब अगर यहाँ पे टॉप में फिनिश करना है इस ग्रुप में एंड अपना जो क्वालिफिकेशन है क्वार्टर फाइनल के लिए वो सिक्योर करना है, देन उनको मोहन बगान को 18 तारीख को हराना पड़ेगा। एंड कार्लस गुजरात भी इस मैच को देखने आए थे ताकि वो अपने राइवल ओपोनेंट को यहाँ पे जज कर पाएगी वे किस तरह से वो खिला रहे हैं। वैसे जोसे मोलिना भी एंटोनियो हवास जिस तरह से उनकी प्लेइंग स्टाइल थी सिमिलर सी दिख रही है, 3-5-2 के साथ ही वो जा रहे हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन इन दैट सेंस एंड नो डाउट सेकंड रैंक टीम भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकती है, उनके भी चांसेस है। बट बाकी ग्रुप्स में देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे टीम ऐसे हैं कि जिनके भी सेकंड पोजीशन पे अच्छे मतलब 6 पॉइंट है या फिर 7 पॉइंट हो सकते हैं। तो आई थिंक कोई भी टीम ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी मोहन बगान या फिर ईस्ट बंगाल की भी सेकंड फिनिश करके बाकी टीमों के ऊपर हम रिलाई करें, फर्स्ट पे फिनिश करके आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे मैच में FC गोवा ने त्रिभुवन आर्मी नेपाल की जो आर्मी की टीम है उसको 2-1 से हरा दिया। तो आई थिंक FC गोवा की भी जो बी टीम है उनकी ओर से ये बैक टू बैक 2 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं एंड लास्ट मैच भी अगर वो अपना जीत जाते हैं तो दे विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर दी यू कैन से की क्वार्टर फाइनल। अगर आज के मैचेस की बात करें तो इंटरकाशी इंडियन नेवी के सामने टेक ऑन करने जा रही है, तो उस मैच का उतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है फॉर इंटरकाशी बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ दी टूर्नामेंट, बट आई थिंक एक अच्छा प्रैक्टिस मैच उनके लिए मिल जाएगा। एंड दूसरा मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस BSF। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए इंपॉर्टेंट मैच है एंड वो अगर आज जीत जाते हैं तो उनका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस ग्रुप से क्वार्टर फाइनल में जाने का केस। एंड आई थिंक पेड्रो बेनाली के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स सी उनका क्या रिजल्ट आता है। लास्ट में बात करते हैं केरला सुपर लीग के बारे में। तो वहाँ पे मल्लापुरम FC ने अपने जो
पहले सीजन की जर्सी है उसको लॉन्च कर दिया है। एंड इसके बाद किट स्पॉन्सर है या फिर किट पार्टनर है डेनिस ब्रांड ह्यूमल। सो इट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई एक स्टेट लेवल की इस तरह की लीग में भी जिस तरह के ब्रांड कोलैबोरेशन, जिस तरह से सारी चीज़ें की जा रही है, केरला सुपर लीग एट द मोमेंट इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट गाइस। जिस तरह के साइनिंग्स, कोचेस, सब कुछ हो रहा है। सो देखते हैं कि किस तरह से पहला सीजन होता है, कितना इम्पैक्ट केरला फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल के ऊपर सुपर लीग केरला का रहता है। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड कितने प्लेयर वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं टैलेंट आगे आने वाले टाइम में फॉर इंडियन फुटबॉल एंड फॉर केरला फुटबॉल, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर द केरला सुपर लीग। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।